वेलकम माय डियर फ्रेंड। कैसे हो आप? तो दोस्तों, आज की फिल्म की कहानी एक स्वार्थी, निर्दयी और चालाक वकील मुकुंदन उनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो 30 की उम्र में एक सक्सेसफुल मैन बनने का सपना देख रहा है। उसमें एक सफल व्यक्ति के सारे गुण जैसे हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिवरेंस और डिसिप्लिन सब हैं, लेकिन फिर भी वो सफल नहीं हो पाया है। वो इस वर्ष 36 का होने वाला है, लेकिन सफलता उसे अभी भी नहीं मिली है। इसलिए वह प्रत्येक वर्ष अपना आधार कार्ड फोटोशॉप में खोलता है और उस पर डेट ऑफ बर्थ बदल देता है, और इस तरह पिछले 7 वर्षों से आधार पर उसकी उम्र 29 वर्ष की ही है। लेकिन यह बहुत दिन चलने वाला नहीं है, क्योंकि उम्र चेहरे पर नजर आने लगी है। अब वह इस वर्ष सफलता और पैसे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि उसे इस वर्ष सफल होना है तो बस सफल होना है। इसमें मुकुंदन उन्हीं के लालच और नैतिक पतन और संवेदनहीनता को मजाकिया लेकिन बहुत ही खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। इधर एमएलए रेशमा जॉर्ज को दिखाया जाता है, जिन पर एक तहलका मचा देने वाला केस चल रहा है। एमएलए रेशमा जॉर्ज के केस का जज संगमेश्वर हैं, जो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं और जजमेंट भी दे चुके हैं। चुनाव आने वाले हैं, इसलिए एमएलए का पति जोसेफ जॉर्ज बड़ी टेंशन में है। दरअसल जोसेफ ही एमएलए का सारा काम देखता है। इनका केस मुकुंदन उन्नी के सीनियर एडवोकेट गंगाधरन जी लड़ रहे हैं। मुकुंदन उन्नी की गर्लफ्रेंड, जो एक वकील है, ज्योति, ने उसे एमएलए के यहाँ बुलाया था। उसे कोई फाइल साइन करवानी थी। मुकुंदन यहाँ आता है और सोचता है कि जोसेफ के बीवी का अगर केस मुझे मिल जाए तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वह जोसेफ से कहता है, सर, क्या लगता है कि गंगाधरन आपको केस जिता देंगे? उनके पास तो सैकड़ों केस, आपका केस भी उनके लिए बस एक केस ही है। अगर आप एमएलए का केस मुझे देते हैं तो यह मेरे लिए आपसे भी ज़्यादा अहमियत रखेगा, क्योंकि यह मेरा पहला केस होगा। जोसेफ कहते हैं, लेकिन बेटा, इसमें अब कुछ नहीं हो सकता, ऑर्डर हो चुका है। फिर मुकुंदन कहता है, नहीं सर, हम जज के लैपटॉप में 2 ऑर्डर कॉपी बनवाएंगे। एक में एमएलए को दोषी दिखाएंगे और दूसरे में निर्दोष। फिर आप अपनी राजनीतिक पहुंच का इस्तेमाल करके हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से जज के लैपटॉप की जांच कराना। 2 ऑर्डर कॉपी भिन्न भिन्न ऑर्डर की मिलेंगी तो जज पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हो जाएगा। फिर आप हाई कोर्ट में रिट डाल के इस ऑर्डर पे स्टे लगवा सकते हैं। तब तक चुनाव हो जाएगा, फिर आगे देखा जाएगा। एमएलए का पति जोसेफ राय तो बड़ी ध्यान से सुनता है, लेकिन मुकुंदन को भाव नहीं देता है, बल्कि उसके सीनियर गंगाधर से शिकायत कर देता है। और तब मुकुंदन को उसका सीनियर गंगाधर अपने फर्म से निकाल देता है। मुकुंदन भी कहता है, ठीक हुआ, कब तक उस बुढ़ाऊ के नीचे काम करता कि कब वह मुझे एक केस देगा। अब मैं अपना काम करूंगा। अब मुकुंदन स्वयं के चैम्बर में बैठने लगता है। केस के इंतजार में पूरा 1 महीना गुजर जाता है। उसे कोई केस नहीं मिलता। इसी दौरान एक किंग कोबरा को देखकर उसकी माता सीढ़ी से नीचे गिर जाती हैं। हॉस्पिटल में एक जो अटेंडेंट होती है, मीनाक्षी, वह मुकुंदन उन्हीं से कहती है कि 50,000 रुपये एडवांस जमा कर दो, बाकी ऑपरेशन के बाद जमा कर देना। लेकिन मुकुंदन के पास कहाँ इतने रुपए थे। वो तो अभी भी बेरोजगार था। उसके खाते में लगभग 7,000 रुपये थे। इसी समय वह हॉस्पिटल में एक एजेंट से मिलता है। वह एक्सीडेंट केसों का क्लेम पास करवाता है। उन्नी उससे कहता है कि क्या वह उसकी माँ का केस एक्सीडेंट के रूप में बनाकर पेश कर सकता है। वह वकील राजी हो जाता है और उसके केस को भी एक एक्सीडेंट केस दिखाकर मामला सेटल कर देता है। इस प्रकार मुकुंदन को पता चलता है कि वकील वेणु एक्सीडेंट और बीमा मामलों से करोड़ों कमा रहा है। यहाँ तो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट, फर्जी बिल, फर्जी गवाह, फर्जी एक्सीडेंट दिखाकर बीमा क्लेम के नाम पर एक बड़ा भयंकर बड़ा खेल खेला जा रहा है। यह देख मुकुंदन के दिमाग में एक चिंगारी जलती है कि अगर ये सब कर सकते हैं तो मेरा जैसे इंटेलिजेंट और स्मार्ट वकील क्यों नहीं कर सकता। अब मुकुंदन अपने दोस्त वकील रॉबी को लेकर खेल शुरू करता है। वह पहले से इस मैदान में जमे वकील वेणु को उसके पुराने क्लाइंट के द्वारा
द्वारा जांच में उलझा देता है और स्वयं मैदान में डट जाता है। अच्छा खासा पैसा कमाता है। वह एक कार खरीदता है जिसमें एयरबैग केवल ड्राइवर सीट के लिए होता है। अपने ऑफिस का नाम मुकुंदन उन्नी एसोसिएट रखवाता है और इसी प्रकार उसका धंधा एकदम मस्त ग्रो कर रहा था। तभी फिर दोबारा वही वकील वेणु वापस आता है और वह मुकुंदन के पास आता है और उससे कहता है क्यों ना पार्टनरशिप में 30 लाख का सिक्योरिटी टेंडर लिया जाए और हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो होंगे वो अस्पताल में एजेंट का काम करेंगे और सारे अस्पतालों में हमारा ही काम चलेगा, हमें ही केस मिलेगा और हम माला माल हो जाएंगे। लेकिन इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मुकुंदन उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि वकील मुकुंदन डॉक्टर सबाती से उम्र सर्टिफिकेट साइन करा रहा है। वह डॉक्टर सबाती से कहता है कि डॉक्टर साहब उम्र सर्टिफिकेट आप केवल मेरे एजेंट को ही देंगे। मतलब उन्नी हॉस्पिटल के डॉक्टर को ही खरीदना चाहता है। इसके दिमाग में तो गजब ही प्लान चल रहा था। लेकिन डॉक्टर भी उन्नी का बाप था। वह कहता है अच्छा मोनोपोली, तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारा गुलाम रहूं? अरे मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, समझे? और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर उन्नी के प्लान पर तो पानी फिर जाता है। यहीं पर मीनाक्षी भी खड़ी थी। मुकुंदन से बातें करती है और वह बताती है मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो काम कर रही हूँ, पीएससी एग्जाम दे रही हूँ जिससे शादी के मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ाया जा सके। मैं तो घर पर बैठकर मस्त चिल करना चाहती हूँ। फिर वह उन्नी से भी पूछती है तुम्हारा क्या गोल है, तुम्हारी क्या इच्छा है? उन्नी कहता है मैं हर सुबह काम करना और प्रत्येक दिन एक नया मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। सक्सेस, बस सक्सेस। फिर मीनाक्षी पूछती है मान लो अगर तुम सफल ना हुए, असफल हो गए, कभी हार गए तो फिर? इस पर उन्नी कहता है हारने से बेहतर है स्वयं को खत्म करना। फिर आगे दिखाया जाता है कि एक एक्सीडेंट केस आता है जिसका क्लेम अमाउंट लगभग 25 लाख होगा। ये उन्नी पहले ही अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लेता है। वह वकालतनामे पर क्लाइंट का सिग्नेचर लेने के लिए आईसीयू में जाने की कोशिश करता है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे जाने ही नहीं देता है। उन्नी को सब माजरा समझ में आ जाता है। दरअसल सिक्योरिटी टेंडर चेंज हो गया था। अब टेंडर वकील वेणु ने ले लिया था, इसलिए हॉस्पिटल के गार्ड अब वेणु के लिए काम करते थे। वे वेणु के एजेंट बन चुके थे। वेणु मुकुंदन उन्नी को चिढ़ाते हुए उसके असिस्टेंट रॉबी से कहता है मैं अपने जूनियर को 30,000 मंथली देता हूँ। वकील मुकुंदन भी कम नहीं था। वो भी रॉबी से कहता है रॉबी अगले महीने तेरे भी 30,000 रुपए मंथली होंगे। आगे दिखाया जाता है कि मुकुंदन उन्नी धोखा देकर वेणु की कार में एक किंग कोबरा छोड़ देता है। ये वही किंग कोबरा होता है जिसको देखकर इसकी माँ सीढ़ियों से गिर गई थी। ये इस किंग कोबरा को एक कमरे में बंद कर देता है और प्रतिदिन इसको अंडे खिलाता था। आज ये किंग कोबरा इससे काम आ रहा है। गजब का आदमी है भाई मुकुंदन उन्नी। फिर रास्ते में वेणु को वो नाक डस लेता है और उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इस प्रकार उन्नी बड़ी सफाई से ही अपने रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटा देता है। लेकिन मुकुंदन उन्नी को शॉक तब लगता है जब वह वेणु की वाइफ को देखता है। वह समझ जाता है कि वेणु का बैकग्राउंड चेक न करके उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की है और वो अपने आप से कहता है अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। दरअसल वकील वेणु की वाइफ और कोई नहीं बल्कि भारत इंश्योरेंस की मैनेजर एनी है, जिससे मुकुंदन पहले ही वेणु की जालसाजी की शिकायत करने के लिए मिला था ताकि उसका क्लेम रोका जा सके। लेकिन तब भी एनी ने उसको दो टूक जवाब दे दिया था। उसको नहीं पता था कि एनी वेणु की वाइफ है। अब एनी को इमोशनली डील करके सिक्योरिटी टेंडर खुद लेने की कोशिश करता है उन्नी, लेकिन इस बार भी मुकुंदन को उन्नी साफ मना कर देती है और वो अपना लज्जित मुंह लेकर बैठ जाता है। यहीं पर वेणु का पुराना दलाल उन्नी से मिलता है और वो बताता है कि चेयरमैन का जो बेटा विंसेंट है वो टेंडर को कैंसिल कर सकता है। मुकुंदन विंसेंट की प्रोफाइल चेक करता है तो पता चलता है कि विंसेंट जो है रेशमा जॉर्ज और जोसेफ जॉर्ज का ही बेटा है और ये हॉस्पिटल भी उन्हीं का है। विंसेंट को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, ये उन्नी भलीभांत समझ गया था। अब वो कोई दूसरा प्लान सोच रहा था। इसी दौरान पुलिस वाले मुकुंदन के पास एक केस लाते हैं जिसमें एक बंदा है तौसीफ नाम का। उसको पुलिस कस्टडी में इतना मारा गया है कि वह बहुत घायल हो गया है। पुलिस वाले चाह रहे होते हैं कि मुकुंदन इस केस को एक्सीडेंट के रूप में पेश करे और क्लेम पास करे और उसी रकम से तौसीफ का इलाज भी हो जाए और कुछ रुपए भी तौसीफ को मिल जाएं और सारा मामला सेटल हो जाए। मुकुंदन सब समझ जाता है और उसका असिस्टेंट पुलिस कस्टडी टार्चर का यह मामला न लेने का सलाह देता है। लेकिन उन्नी अपने अलावा सुनता नहीं किसी की, बस वो अपनी ही सुनता है। वह पुलिस वालों से कहता है ठीक है मैं ये मामला ले लूँगा, लेकिन आज से तुम्हारे सर्किल के सारे एक्सीडेंट केस क्लेम के लिए हमारे पास ही आएंगे। पुलिस वाले कहते हैं भाई ये तो उनका काम है,
तो वो कहता है कि उन्हें राजी करना अब तुम्हारा काम है। एसआई के पास भी कोई रास्ता तो था नहीं, वो मान जाता है। तभी मुकुंदन उन्नी डॉक्टर विसेंट को मीनाक्षी से बात करते देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि विसेंट मीनाक्षी से प्यार करता है। वह विसेंट के पास आता है, कहता है कि मीनाक्षी तो मुझे पसंद करती है। हाँ सर, अगर आप सिक्योरिटी टेंडर कैंसिल कर दें तो मैं आपका रास्ता क्लियर कर दूंगा और मैं अच्छे से मीनाक्षी को इग्नोर करूंगा और फिर वो तुम्हारे पास आ जाएगी। क्या मैं डील पक्की समझूं? विसेंट इसकी तरफ बड़े गौर से देखता है और गुस्से में कहता है कि मीनाक्षी जैसी इंडिपेंडेंट लड़की तुम जैसे वकील को पसंद ही नहीं करेगी, और ये दलाली अपने क्लाइंट से करना मुझसे नहीं, समझे? लेकिन उन्हीं को तो टेंडर चाहिए था हर हाल में, और वह अब एक और घिनौना खेल खेलता है। वेणु के श्रद्धांजलि समारोह में वह जाता है और उसके वाइफ एनी को धमकाता है। कहता है कि मैं हाईकोर्ट में एक रिट डालने जा रहा हूँ जिसमें वकील वेणु एवं भारत इंश्योरेंस मैनेजर की साठगांठ की शिकायत करूंगा। भले ही तुम्हारा डायरेक्ट नाम ना हो उसमें, लेकिन वेणु वकील था तो तुम्हारा पति ही, और तुम भारत इंश्योरेंस की मैनेजर। तुम्हारा घोटाले में नाम तो जरूर आएगा, और फिर तुम्हारा पति तो मर चुका है। 30 लाख तुम्हारे उसमें टेंडर में गए हैं, तुम्हारा सारा करियर खत्म हो जाएगा। एनी डर जाती है। एनी सिक्योरिटी टेंडर उसको दे देती है और ऑफिस में बैठकर उन्नी एनी से कहता है कि अब मैं बार बार ऑफिस आऊँ ये अच्छा नहीं लगता है, मैं डिटेल भेजूंगा, मेरे क्लेम पास कर देना। मतलब उसको धमकी में ले लेता है। इस प्रकार का ये मुकुंदन उन्नी है। लेकिन दोस्तों, किस्मत भी अजीब चीज़ है। टेंडर मिलने से भी मुकुंदन की समस्या कम नहीं हुई थी, बल्कि बढ़ ही गई थी। जो तौसीफ बंदा था उसका इलाज करके डॉक्टर सबाती चले गए थे घर छुट्टी पे, और हॉस्पिटल का एमडी डॉक्टर विसेंट हॉस्पिटल के चेयरमैन और अपने पिता जोसेफ जार से मुकुंदन की शिकायत करता है। मुकुंदन से जोसेफ कहता है, मुकुंदन तुम हो, देखो ये सब मेरे हॉस्पिटल में नहीं चलेगा। मैंने जांच कराई है, कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा राजनीतिक कैरियर सब खत्म हो जाएगा। इस पर मुकुंदन जोसेफ को फिर से एक राय देता है, क्यों ना सर, आप अपने शेयर बेच दें। इस बार भी जोसेफ मुकुंदन को उल्टा जवाब देता है कि अच्छा, मैं शेयर बेच दूं, तुम्हारा टेंडर कब खत्म हो रहा? तो ये कहता है अगले साल। ठीक है, अगले महीने से तुम्हारा टेंडर रद्द। मुकुंदन को फिर निराशा लगती है। उसको उन सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है तौसीफ का, और ये विसेंट देने वाला नहीं है। और जब इसके पिता ने ये कहा तो विसेंट और भी खुश हो जाता है। आगे फिर विसेंट को दिखाया जाता है जो मीनाक्षी को एक पीएससी की बुक देते हुए कहता है कि इस किताब को पढ़ो, तुम्हारा पीएससी एग्जाम जरूर निकल जाएगा। मीनाक्षी बुक तो ले लेती है, लेकिन बड़ी भारी मन से, और ये सब मुकुंदन देख रहा था। वो तुरंत आता है और मीनाक्षी से कहता है, क्यों मीनाक्षी, तुम सच में एग्जाम देना चाहती हो? मीनाक्षी कहती है नहीं। फिर क्या था? मुकुंदन उसके हाथ से किताब लेकर डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी बीबी घर पे रहे और चिल करे। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीनाक्षी राजी हो जाती है। ये देखकर विसेंट तो जल भुन के राख ही हो जाता है कि कैसी लड़की है और ये वकील कैसा है। अच्छा बदला लेता है, लेकिन इसको उन सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है। सब आती हैं छुट्टी पे और ये विसेंट देगा नहीं। अब ये करे तो क्या करे? फिर क्या करता है? फिर मुकुंदन फर्जी मोहर बनाकर फर्जी सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करता है। उसी समय इसका असिस्टेंट रॉबी एक सुपर वकील की तरह ड्रेसअप करके केपिन हॉस्पिटल से एकदम ओरिजिनल तौसीफ का उन सर्टिफिकेट ले आता है। रॉबी की इस रूप को देखकर मुकुंदन तो ईर्ष्या से जल उठता है। वह उसके सर्टिफिकेट को डस्टबिन में फेंक देता है और अपना फर्जी सर्टिफिकेट लगा के केस फाइल कर देता है। जब किस्मत खराब हो ना तो भैया बच नहीं सकते हो। कोर्ट में जज संगमेश्वर या फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ लेते हैं। ये वही जज हैं जो रेशमा जाज का केस उस टाइम सुन रहे थे। जज संगमेश्वर बहुत ईमानदार जज हैं। वो मुकुंदन के खिलाफ कंप्लेन कर देते हैं और खुद ही गवाह भी बन जाते हैं। इस समय एक डीएसपी आया हुआ है श्री राम, वो भी बहुत ईमानदार है और ऐसे जालसाजों को तो ऐसा ट्रीट करता है समझो उसकी लग जाती है। वो मुकुंदन को कॉल करता है और कहता है कि अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अब मुकुंदन बुरा फंस गया था। अब वह बचने वाला नहीं था, क्योंकि पुलिस अधिकारी डीएसपी श्रीराम भी ईमानदार था और बहुत कड़क भी था, तथा इसके मामले में गवाह खुद एक ईमानदार तेज तर्रार जज था। उसका करियर समझो ख़त्म और मुकुंदन भी समझो ख़त्म। इसी बीच उसकी शादी भी हो जाती है। आज उसकी सुहाग रात होती है, लेकिन ये रात उसके लिए काली रात बन जाती है, क्योंकि सुबह इसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सोच सोच के मरा जा रहा था। ये रात में ही उठता है और पुराने दलाल को कॉल करता है जो वेणु का दलाल था।
और साथ ही उसको कॉल करता है जो जज साहब का बाबू सतीश है और केपिन हॉस्पिटल का उन सर्टिफिकेट लगाने को कहता है। सतीश कहता है, आप खुद ही वकील हो मुकुंदन जी, जानते हो मैटर कितना सीरियस है। जज साहब खुद गवाह हैं और आपका फर्जी सर्टिफिकेट देख चुके हैं। फिलहाल मुकुंदन उसे सर्टिफिकेट दे देता है। अब मुकुंदन को मरने के अलावा कुछ नहीं सोचता है, क्योंकि असफल होना अब उसे स्वीकारना था। उधर इंस्पेक्टर का भी वॉइस मैसेज आता है, जिसमें इंस्पेक्टर कहता है कि मेरे पास एक फर्जी उन सर्टिफिकेट की इंक्वायरी का मामला आया है और इसमें जज एवं डीएसपी दोनों इन्वॉल्व हैं। अगर वकील साहब आप पकड़े गए तो मैं भी गया। मेरे पास कीटनाशक दवा रखी है, मैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुद को ख़त्म कर लूँगा। अब आपके ही सहारे हम सबकी ज़िंदगी है, बचा लो महाराज। लेकिन मुकुंदन करता भी तो क्या करता, उसके पास भी कोई रास्ता न था, सब रास्ते बंद हो चुके थे। अगले दिन दिखाया जाता है कि मुकुंदन अपनी बीवी मीनाक्षी के संग हनीमून जा रहा है। बीवी तो खुश है, लेकिन इसकी तो लगी पड़ी है। वह हर समय मरने के बारे में ही सोच रहा होता है कि कैसे मरा जाए। तब वह मेडिकल शॉप पे नींद की गोलियां खरीदने जाता है। 10 गोलियां मांगता है, लेकिन बिना पर्चे के 2 ही गोलियां मिल पाती हैं। 2 गोलियां ले लेता है, लेकिन अब सोचता है मरूं तो कैसे। तभी उसको आइडिया आता है। वो ड्राइवर की सीट पे एक ठंडा की बोतल देखता है और वो दोबारा जाता है, ठंडे की बोतल लाता है, उसमें 2 गोलियां डालकर उस बोतल को अपनी बोतल से रिप्लेस कर देता है और आराम से बैठ जाता है। अब तो सोचने लगता है कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। इसी समय देखते हो दोस्त, अरे क्या कोई इंसान इतना भी गिर सकता है? मरना है तो अकेले मरे, पूरी बस को लेकर क्यों जाए। लेकिन मुकुंदन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उधर मीनाक्षी हनीमून के नए नए सपने सजा रही है। उसे क्या पता है कि उसका पति तो अपने साथ साथ पूरी बस को ही लेके जाने वाला है। तभी जज के बाबू सतीश का कॉल आ जाती है। वह बताता है कि जज संगमेश्वर फ्रॉड के केस में स्वयं फंस गए हैं। उनके लैपटॉप में एमएलए रेशमा जॉर्ज के जजमेंट के 2 ऑर्डर मिले, जिसमें एक में वो कन्विक्टेड थी और एक में बेगुनाह थी। मुकुंदन तुरंत कहता है, भाई वीडियो कॉल करके दिखाओ जज साहब को, और वो वीडियो कॉल पे उनको देखता है, न्यूज भी सुनता है। यह वही काम हुआ था जो इसने शुरुआत में जोसेफ को राय दी थी। जोसेफ ने वो राय सुन के गंगाधरन को बताई होगी, गंगाधरन ने अप्लाई कर दिया था। अब तो भैया गजब हो गया। अब मुकुंदन समझ गया कि उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो जज फ्रॉड के रूप में खुद ही पकड़ा गया हो, उसकी गवाही क्या मान्य होगी। वो आराम से चैन की सांस लेता है। तभी उसको याद आता है। फिर वो सतीश से कहता है कि केपीएन हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट वहाँ पर लगा देना, और वो यही काम आगे कर भी देता है। और ये चैन की सांस लेता है और आराम से लेट जाता है। तभी इसकी आंखें खुलती हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखता है। ड्राइवर कोल्ड ड्रिंक पी चुका था और उसको नींद आ रही थी। तभी सामने से एक लॉरी आती दिखती है, जिसमें इसकी बस ठुक जाती है। अब इसको दिखाया जाता है, अब आगे दिखाया जाता है कि ये मर चुका है। ये अपने दादा से बात कर रहा है, जो पहले ही मर चुके हैं। तभी दादा उसके बताते हैं, तुम मरे नहीं हो, लॉरी जो आ रही थी वो तुम्हारे पीछे वाली बस को ठोका है। अब ये पुनः धरती पर वापस आ जाता है। इसको होश आता है, देखता है कि मैं तो जिंदा हूँ, पीछे वाली बस ठुक गई है। उस बस में कम से कम 30 बच्चे थे, ड्राइवर थे। अब इसकी तो लग गई भैया। सभी को वो अपने ही हॉस्पिटल, वहाँ मरकरी हॉस्पिटल भेजना चाहता है, क्योंकि अगर सारे बच्चे एक जगह गए तो लगभग 31 केस इसको मिलेंगे और सारे केसों का कुल मिलाकर लगभग 2.5 करोड़ का मैटर बैठेगा। अब वो तो बहुत खुश हो जाता है। वह तुरंत एम्बुलेंस ड्राइवर को फ़ोन करता है, 16 एम्बुलेंस बुलाता है, सभी को मरकरी हॉस्पिटल भेज देता है और वह सभी का केस लेना चाहता है। हॉस्पिटल वाले कुछ सीरियस बच्चे हैं, उनको दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, लेकिन ये चाहता है कि सारे बच्चे यहीं रहें, कोई मरे या जिए इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको तो बस अपने पैसे दिखते हैं, इसलिए यह एक गंदा खेल यहाँ पर भी खेलता है। सारी एम्बुलेंस के टंकी में पानी भर देता है और बिजली की सप्लाई भी बंद कर देता है। एक डाल काट कर गिरा देता है। ये सारे हथकंडे अपनाता है कि कोई बच्चा यहाँ से जा ना पाए। इसलिए हॉस्पिटल की लाइट भी चली जाती है, कोई एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं होती है। कुछ बच्चे बहुत सीरियस होते हैं, 10 बच्चे तो काफ़ी सीरियस होते हैं। फिर उनके लिए और गाड़ियाँ मंगाई जाती हैं, जिसके द्वारा उनको दूसरे अस्पताल भेजा जाता है। फिर इसको लगभग 20 मिल जाते हैं केस, वहीं अस्पताल में मिल जाते हैं, सब पर वो साइन करा लेता है। 10 बच्चे गायब होते हैं तो मीनाक्षी बताती है उनको मैंने केपिन हॉस्पिटल भेजा है, क्योंकि मीनाक्षी अभी यहाँ पर असिस्टेंट थी तो वो सारे बच्चों को कहाँ भेज देती है, केपिन हॉस्पिटल भेज देती है। तो ये सारे बच्चों को फ़ोन करता है, उनके गार्जियन को, सबका केस अपने हाथ में ले लेता है। अब इसके पास 30 केस आ जाते हैं, अभी भी एक केस बाकी रह जाता है, उसको ढूंढने लगता है। तो मीनाक्षी बताती है कि एक केस मुझसे मिस हो गया था, वो बाद में बच्चा बस में आया होगा, इसलिए मैं नहीं जान पाई।
ये काफ़ी गुस्सा होता है कि मैंने गलत ही उसकी तारीफ़ कर दी थी। तभी एक हॉस्पिटल के आदमी से पता चलता है कि एक बच्चा मर गया है और जिसकी न्यूज़ बाहर ना निकलनी चाहिए, डॉक्टर साहब ये चाहते हैं। लेकिन अब इसको मौका मिल गया था। तुरंत ये न्यूज़ वालों को फ़ोन कर देता है कि एक बच्चा मर गया है। न्यूज़ वाले भैया हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि लापरवाही हुई है, मैनेजमेंट लापरवाह रहा, उसने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं रखी, एक्स्ट्रा लाइट की व्यवस्था नहीं रखी, जनरेटर बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उस भैया पूरा मामला पूरे देश में उड़ने लगता है। एमएलए रेशमा जॉर्ज बड़ी होशियारी से स्थिति संभालती हैं और हॉस्पिटल से स्वयं का पल्ला झाड़ लेती हैं। अब उनके शेयर मुकुंदन उन्नी खरीद लेता है। जो मुकुंदन चाहता था वही हुआ। यहाँ पर भी उनके शेयर बिक गए। अब वकील मुकुंदन का पूरा हॉस्पिटल भी हो गया, वो इसका चेयरमैन हो गया। सबसे ज़्यादा शेयर इसी के हो गए। दोस्तों, आप लोग देख रहे हो कि किस तरह आगे बढ़ने के जुनून में कुछ स्वार्थी आम आदमी की लाशों की सीढ़ियाँ बनाकर ऊपर चढ़ते रहते हैं और उनको तनिक भी अफसोस नहीं होता है। जैसे मुकुंदन उन्नी, अब उसका असिस्टेंट जो दोस्त है वो उस पर फर्जी उन सर्टिफिकेट बनाने का आरोप लगाता है। अब इधर उसके दोस्त को दिखाया जाता है, रॉबी को। रॉबी पर इसने फर्जी सर्टिफिकेट लगाने का आरोप लगा दिया था कि वो जो फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ा गया था तो इस रॉबी ने रखा था। इसलिए रॉबी उससे कहता है कि तुम मुझे इस क्लेम में, जो तुमने 2.5 करोड़ का क्लेम सेटल किया है, इसमें आधा दो। वो मान जाता है और फिर ले जाके गाड़ी एक पेड़ में ठोंक देता है। क्योंकि दोस्तों, इसने पहले ही ऐसी कार खरीदी थी जिसमें एयरबैग किसके लिए था? ड्राइवर के लिए था। तो एयरबैग खुल गया, ये उन्नी तो बच जाता है, लेकिन इसका दोस्त जो हमेशा इसके साथ रहा वो मर जाता है। और उसकी लाश को देखकर भी ये हंसता है कि इसका भी बीमा क्लेम करवाएगा तो इसमें भी इसका पैसा बचेगा। गजब आदमी है यार, अपने दोस्त को भी नहीं बख्शता है, उसको भी अपनी सक्सेस की सीढ़ी बना लेता है, उसके लाश पर भी चढ़ के आगे बढ़ जाता है। फिर इधर जो बड़ा क्लेम और सेटलमेंट करवाता है उन बच्चों का, उससे जो पैसा मिलता है तो बहुत पैसा वाला हो जाता है। फिर इसके बाद होता क्या है, जज साहब जो होते हैं वो राजनीतिक चंगुल से फ्री नहीं हो पाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं और डीएसपी श्रीराम का ट्रांसफर मणिपुर हो जाता है और मुकुंदन का कुछ भी नहीं होता है, वो साफ साफ बच जाता है। अब इस क्षेत्र में अकेला योद्धा बचता है जो लोगों को चूस कर आगे बढ़ रहा होता है और उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती है। इसके बाद ये वहीं पर जहाँ इनके सीनियर गंगाधरन काम कर रहे थे, अपना फर्म खोल रखे थे एमराल्ड टावर में, उसके नीचे वाला पोर्शन ये लेता है और एक भव्य ओपनिंग करता है और अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड ज्योति को भी बुलाता है। वो आती भी है और वो उन्नी की वाइफ मीनाक्षी से मिलती है और उससे बताती है कि ये ब्लड मनी ठीक नहीं है, मीनाक्षी तुम अपने पति को समझा दो कि वो सही कोई काम पकड़ ले। लेकिन मीनाक्षी भी कम नहीं थी, वो भी सीधा जवाब देती है कि क्या जो लोग दुनिया में सक्सेस हुए हैं वो केवल ईमानदारी और नीति का पालन करके सक्सेस हुए हैं, ये केवल किताबों की बातें हैं। तो दोस्तों, क्लाइमेक्स में जब सबको लगता है कि अब मुकुंदन पकड़ा जाएगा, वो एक और एक्सीडेंट से अपना सबसे बड़ा डील क्लोज कर देता है और शहर को देखकर मुस्कुराता है और क्या कहता है, सब कुछ नंबर है और मैं इन नंबरों का राजा हूँ। फिल्म का अंत मुकुंदन के जीत से होता है, लेकिन असल में उसकी आत्मा तो मर चुकी है, वो किसी बात की परवाह तो करता नहीं है। यह मूवी हमें सिखाती है कि इंसान जब सिर्फ पैसे के पीछे भागता है तो वह अपनी इंसानियत खो देता है। फिल्म एक डार्क सटायर है जहां आप हंसते तो हैं लेकिन भीतर से डरते भी हैं कि कहीं हम भी उस समाज का हिस्सा तो नहीं बन रहे हैं जहां ये सब हो रहा है। तो मूवी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। आप लोगों को पसंद आई हो हमारी व्याख्या तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और कौन सी मूवी की व्याख्या चाहते हैं ये हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद, जय भारत।